हेलो दोस्तों, लेट अस रिवाइज आवर स्कूल टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। स्कूल में सबने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा है। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? एवरी बॉडी एट रेस्ट। एक मैंने बॉडी लिया, इसको मैंने रेस्ट पे रखा है, तो एवरी बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट टिल वी अप्लाई अ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा जब तक इस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगे। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स? अगर ये बॉडी है, इसको मैंने फोर्स लगाया तो अब ये मोशन में आ जाएगा। इफ वी अप्लाई अ फोर्स टू द बॉडी, एन अनबैलेंस्ड फोर्स टू दिस बॉडी, देन इट विल क्रिएट मोशन। एक रेस्ट पे बॉडी है, वो हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। अगर मैंने इस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया तो अब ये मोशन में आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन विच स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट टिल वी अप्लाई अ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड का मतलब समझने का हम लोग चालू करते हैं। सपोज ये बॉडी है हमारे पास, इस पे मैंने दो फोर्सेस लगाए, एक फोर्स इस डायरेक्शन से और एक फोर्स इस डायरेक्शन से, सच दैट द टू फोर्सेस आर इक्वल। जैसे ये बॉडी पे मैंने एक फोर्स लगाया लेफ्ट डायरेक्शन में और एक फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में। एक लेफ्ट में लग रहा है, एक राइट में लग रहा है, दोनों इक्वल है। तो क्या ये मोशन क्रिएट कर रहा है? नहीं, बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो। ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। जितना फोर्स वहां है उतना ही फोर्स यहां है। Both forces are equal and in opposite direction, so this is balanced force. Balanced मतलब equal and opposite force. Motion के लिए we have to have unbalanced force. अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और मोशन में लाना है तो हम लोग को unbalanced force लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने अनबैलेंस्ड मतलब यहां से 5 न्यूटन लगाया तो इसको वहां से 5 न्यूटन कोई नहीं दे रहा है, तो दैट मीन्स दिस विल क्रिएट मोशन। ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो इसके कारण रेस्ट का बॉडी मोशन में आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, उसके बदले मोशन में हो, सपोज वी हैव अ रॉकेट। ये रॉकेट अर्थ के ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस को छोड़ चुका है, अर्थ से बहुत दूर जा चुका है और इस पे अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ नहीं लग रहा है। तो ये रॉकेट अगर आगे के डायरेक्शन में मोशन है तो दिस मोशन ऑफ द रॉकेट विल कंटिन्यू फॉर एवर विदाउट पेट्रोल। इसको फ्यूल के बिना, कुछ फ्यूल नहीं चालू है, इंजन भी बंद है, फिर भी ये रॉकेट हमेशा के लिए मोशन में रहेगा। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन रेस्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रह रहा है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के कारण रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए रेस्ट पे रहेगा और इनर्शिया के कारण जो मोशन में ऑब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ये रॉकेट जो है हमारा, ये रॉकेट हमेशा के लिए आगे जाते जाएगा। कब तक? जब तक कोई ऑब्जेक्ट से न टकरा जाए। जब तक, एग्जाम्पल के लिए अगर ये रॉकेट आगे जा रहा है और बीच में मून आ गया तो मून से टकरा गया, तब उस पे फोर्स लगेगा, तब वो रुक जाएगा। या मार्स से टकरा गया तब वो रुक जाएगा। तो जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, दिस रॉकेट विल कंटिन्यू इट्स मोशन फॉर एवर एंड एवर। दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज इनर्शिया। अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज फॉरएवर एट रेस्ट till an external unbalanced force acts on it, and the object in motion is forever in motion until and unless external unbalanced force acts on it. तो ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। by two examples we are trying to understand this. फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग ने अभी लिया, तो एक बॉल है हमारे पास, इस बॉल को, ये फुटबॉल है मान लो, इस फुटबॉल को हम लोग पैर से अगर फोर्स लगाएंगे तो फिर ये फुटबॉल मोशन में आ जाएगा। अगर इस फुटबॉल पे कोई फोर्स नहीं है तो ये रेस्ट पे है, तो हमेशा के लिए रेस्ट पे रहेगा। जैसे ही हम लोग ने इस फुटबॉल पे फोर्स लगाया तो अब ये मोशन में आ जाएगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे आगे जाके फुटबॉल अगर नेट से मिल रहा है तो नेट उस पे फोर्स लगाएगा जिसके कारण फुटबॉल रुक जाएगा।
So what is Newton's first law? Every body at rest continues to be at rest till an external unbalanced force acts on it, and every body in motion, अगर ये रॉकेट के पास मोशन है मतलब वेलोसिटी है, तो ये हमेशा हमेशा के लिए मोशन में रहेगा. कब तक? till an external unbalanced force acts on it. So if we combine these two situations, we can say Newton's first law states that every body at rest or a body in motion continues to be in rest or motion until and unless external unbalanced force acts on it. और unbalanced का मतलब क्या है? तो उसके लिए हम लोग ने बैलेंस्ड का मतलब समझा. एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स यहां से 5 न्यूटन लग रहा है और यहां से भी 5 न्यूटन लग रहा है, साइमल्टेनियसली लग रहा है. दोनों 5 न्यूटन के कारण नेट फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगने के कारण नेट फोर्स सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन 0 हो जाएगा. तो दैट नेट फोर्स विल बी बैलेंस्ड फोर्स. किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हम लोग को अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा. ये ऑब्जेक्ट है अगर हमारे पास, तो इस ऑब्जेक्ट को अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में आ जाएगा. अनबैलेंस्ड मतलब नेट फोर्स 0 न होना. ओके, तो नाउ लेट अस गो टू न्यूटन्स नेक्स्ट लॉ व्हिच इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन. As you know from school again, Newton's second law states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. ये लॉ समझने से पहले हम लोग स्कूल का ही एक फिजिक्स का क्वांटिटी मोमेंटम याद कर लेंगे. व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम लोग P सिंबल से दिखाते हैं. स्मॉल p denotes momentum and the arrow denotes it is a vector quantity. The formula for momentum P is mass into velocity. ये तो स्कूल में सबने पढ़ा है, तो आई होप यू रिमेंबर दिस. मोमेंटम P is mass into velocity. Now एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है. We are trying to understand Newton's second law. The rate of change of momentum is directly proportional to applied force. एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है. एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. सपोज दिस इज द कार. तो ये कार मैंने यहां पे बताया. ओके, अब इस कार पे अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊं, इस कार पे मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊं, तो इसमें थोड़ा सा वेलोसिटी आएगा, तो थोड़ा सा मोमेंटम आ गया. ओके, इस कार पे अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊं तो इसमें थोड़ा सा वेलोसिटी आएगा, मींस थोड़ा सा मोमेंटम आएगा. इस कार पे अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो इसमें ज्यादा वेलोसिटी आएगा और ज्यादा मोमेंटम आएगा. दैट इज व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स होगा कार पे, उतना ज्यादा इसका मोमेंटम में चेंज होगा. थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा मोमेंटम चेंज होगा. ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा. ओके, सो दैट इज गिवन बाय दिस डेरिवेटिव. अगर तुम लोग ने पढ़ा हुआ है, इफ यू रिमेंबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम लोग जब भी रेट का बात करते हैं, whenever we talk about this quantity rate, then in the denominator we have time. Okay, so change in momentum dp है. dp is the change in momentum, dt is the time interval which has gone past. Okay, so force is dp, change in momentum, upon time taken for change in momentum. So force is change in momentum upon time taken for change in momentum. So we call this in English, ऐसे लॉ बोलेंगे हम लोग, force is equal to rate of change of momentum. Rate क्यों बोला? क्योंकि नीचे time. Now let us substitute the value of this momentum. Momentum का फॉर्मूला है mass into velocity. तो momentum p को मैंने substitute किया mass into velocity. Mass of an object will remain constant. ये कार पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो क्या इसका मास बदल जाएगा? नहीं. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर. तो इस कार का जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो सेम रहेगा. तो मास इज कांस्टेंट. तो मास कांस्टेंट है, तो इसको डेरिवेटिव साइन के बाहर ले सकते हैं. कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ द डेरिवेटिव साइन. डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अगर नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स which we will using throughout the physics. तो mass is a constant which comes out of the derivative sign. हम लोग ने बाहर निकाल दिया, तो हम लोग के पास क्या बचा? dv by dt. तो dv by dt बच गया.
बट व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सबको पता है स्कूल से, दिस इज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैंने एक्सेलरेशन ए रख दिया। तो ओवरऑल व्हाट इज द इक्वेशन विच वी गेट? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस स्कूल में सबने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दैट इज व्हाट वी गेट हियर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो ये कार पे हम लोग ने फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में, कार पे हमने फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में, तो कार का एक्सेलरेशन भी होगा राइट डायरेक्शन में। दैट इज व्हाट दिस डायग्राम शोज। ओके, तो हम लोग का न्यूटन्स सेकंड लॉ। नाउ कमिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ भी सबको याद ही होगा, एक्शन रिएक्शन का लॉ है। ओके, सो व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये समझने के लिए हम लोग दो आदमी का एग्जांपल ले रहे हैं। तो दो आदमी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये आदमी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो अपने आप ये आदमी इसके ऊपर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले, अगर हम लोग दीवार को मारे जोर से, ये दीवार है, सपोज दिस इज वॉल, इस वॉल को अगर मैंने जोर से मारा तो उस केस में मैंने इस वॉल पे फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में, ये वॉल मेरे पे फोर्स लगाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। कैसे? ये देखो, जैसे ही वॉल को, दीवार को मैं जोर से मारूं तो मुझे भी हाथ में थोड़ा सा दुखना चालू हो जाता है। क्यों दुखेगा? बिकॉज इस वॉल ने मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगाया है पीछे के डायरेक्शन में। और अगर तुम अच्छे से देखोगे ये एक्सपेरिमेंट करके, जोर से अगर दीवार को मारोगे तो तुम्हारा हाथ थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। थोड़ा पीछे क्यों आ रहा है? क्योंकि दीवार ने तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाया पीछे के डायरेक्शन में। तो तुमने दीवार पे फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में, दीवार ने तुम्हारे हाथ पे फोर्स लगाया लेफ्ट डायरेक्शन में। जितने फोर्स से तुम दीवार को मारोगे उतना ही फोर्स दीवार तुम्हें भी जोर से पीछे मारेगा। तो फोर्स विच इज एक्शन, जो तुम दीवार पे कर रहे हो, अगर तुमने उसको बोला एक्शन तो दीवार तुम पे देगा रिएक्शन फोर्स। जितना ज्यादा तुम एक्शन फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा रिएक्शन फोर्स मिलेगा, दोनों इक्वल होगा। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन मिलेगा। और दे एंड इफ यू सी दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ carefully, there is one more line which I have written here, action and reaction act on different bodies। इसका मतलब क्या है? मैंने जो दीवार पे फोर्स लगाया वो राइट डायरेक्शन में है, और दीवार ने जो मेरे हाथ पे फोर्स लगाया वो लेफ्ट डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। एक फोर्स वॉल पे लगेगा जो कि राइट डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स मेरे हाथ पे लगेगा जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन ये दोनों आदमी के केस में भी होगा। जब ये आदमी इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये आदमी ऑटोमेटिकली, जैसे ही इस आदमी ने इसको कांटेक्ट किया, यहां पे फोर्स लगाया, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन फोर्स लगना चालू हो जाएगा। जैसे ही इसने फोर्स लगाया इस पे F, तो ये आदमी उस पे लगा देगा F। ओके, तो जैसे मैंने मार्क किया, अगर ये आदमी को मैंने बोला मैन नंबर 1 और इस आदमी को बोला मैन नंबर 2, तो मैन नंबर 1 का अगर डायग्राम बनाया जाए, ओके, तो मैन नंबर 1 ये वाला, इस पे फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तुम सोचोगे यहां पे तो मैंने फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाया, ये फोर्स इस आदमी ने, मैन 1 ने मैन 2 के ऊपर लगाया। लेकिन मैन 1 का जो डायग्राम है, मैन 1 का जो डायग्राम है, मैन नंबर 1, ये क्या है? मैन नंबर 1, इसके डायग्राम में मैन 2 का फोर्स आएगा। मैन 1 के डायग्राम में मैन 2 का फोर्स आएगा, क्योंकि मैन 2 ने उस पे फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया, तो वो हम लोग इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाएंगे। और मैन 2 पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा? राइट डायरेक्शन में। मैन 2 पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? राइट डायरेक्शन में। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। मैन 1 पे फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में बाय मैन 2, मैन 2 पे फोर्स राइट डायरेक्शन में बाय मैन 1। इसीलिए नॉर्मली क्या होगा, अगर ये आदमी इस पे फोर्स लगाए जोर से, तो ये आदमी ऐसे उलट के इधर गिर जाएगा। और अगर इस रिएक्शन फोर्स काफी है, रिएक्शन फोर्स इक्वल ही है, और ये आदमी पे भी फोर्स लगा और ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, अगर नहीं कर पाया तो फिर ये ऐसे उल्टे डायरेक्शन में गिर जाएगा। तो ये आदमी गिरा राइट में,
क्योंकि इस पे फोर्स लगा था राइट में, और ये आदमी थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में. So that is Newton's third law. To every action there is equal and opposite reaction, and this action and reaction acts on different bodies. Action इस पे लगा तो reaction इस पे दिखाएंगे. So these are the Newton's three laws of motion. The first law gives us the idea of force. यहाँ पे force एक concept का introduction हुआ है. The second law defines Newton's force. Newton का second law फोर्स को डिफाइन करता है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इक्वेशन ऑफ फोर्स देखता है. फर्स्ट लॉ गिव्स इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, द सेकंड लॉ गिव्स इक्वेशन फॉर फोर्स, एंड द थर्ड लॉ गिव्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, कि एक बॉडी जितने दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे फोर्स लगाएगा. These concepts of all three Newton's law is applicable in all the examples. जैसे इस एग्जाम्पल को हम लोग वापिस सोचे थोड़ा सा, क्या इस एग्जाम्पल में न्यूटन के तीनों लॉज एक साथ लग रहे थे? यस. जैसे सोचो एक बॉल है, एक बॉल, फुटबॉल को अगर मान लो पैर से मार रहे हैं हम लोग, ये फुटबॉल है, फुटबॉल पे हम लोग पैर से मार रहे हैं एज इन दिस एग्जाम्पल, तो ये फुटबॉल ऐसे आगे जाएगा. ओके, तो क्या आदमी पीछे जाएगा? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन होगा. फुटबॉल पे फोर्स लगा आगे के डायरेक्शन में बाय द मैन, एंड मैन पे फोर्स लगा लेफ्ट डायरेक्शन में बाय द फुटबॉल. एक्शन रिएक्शन. देखो, मैन ने फुटबॉल पे एक्शन किया जो कि राइट डायरेक्शन में है, फुटबॉल ने मैन पे रिएक्शन किया जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में. ओके, तो क्या फुटबॉल जैसे फोर्स लगाते ही आगे जाएगा? फुटबॉल पे जैसे देखो ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल पे हमने फोर्स लगाया तो वो आगे जा रहा है, तो क्या आदमी पीछे चला जाता है? नहीं. क्यों? बिकॉज ऑफ मास डिफरेंस. फोर्स तो दोनों पे इक्वल लगेगा, बट फुटबॉल का मास कम है और आदमी का मास ज्यादा है. इसीलिए जब आदमी फुटबॉल को मारेगा तो फुटबॉल का मास कम होने की वजह से फुटबॉल का मोशन आगे चालू हो जाएगा, लेकिन आदमी का मास ज्यादा है तो आदमी थोड़ा सा ही पीछे जाएगा. बिकॉज फोर्स इक्वल है लेकिन मास अलग अलग है, तो फुटबॉल का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास कम है, और आदमी का एक्सेलरेशन बहुत कम होगा क्योंकि मास बहुत ज्यादा है. तो इफ यू सी केयरफुली इन दिस एग्जांपल, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है. फर्स्ट लॉ क्यों लग रहा है? क्योंकि जैसे ही इस पे फुटबॉल पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा तो फुटबॉल का मोशन हो गया. सेकेंड लॉ भी लग रहा है क्योंकि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. जितना ज्यादा फोर्स होगा बॉल पे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा बॉल का, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ. और थर्ड लॉ भी लग रहा है. मैन ने फुटबॉल को फोर्स लगाया आगे और फुटबॉल ने मैन के ऊपर फोर्स लगाया पीछे, तो एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. तो थर्ड लॉ भी साइमल्टेनियसली लग रहा है. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू न्यूटन्स ऑल थ्री लॉज act simultaneously in all the examples, and we have to understand all these three laws and apply them correctly in various problems in physics.